प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। मीडिया को एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट किसने फराहम की, कौन है जिम्मेदार? साबिक चेयरमैन ओगरा तौकीर सादिक कहते हैं करप्शन नहीं की, नैब उनसे जबरदस्ती इकबाल जुर्म करवा रहा है। चीन के साथ मुआहदों पर दस्तखत तो हो गए, सरमाया कितना और कब आएगा? जब डॉक्टर्स ही दरिंदे बन जाएं तो वालिदैन बीमार बच्चियों को लेकर कहां जाएं? क्या कोई इस मर्ज का इलाज कर सकता है? एबटाबाद कमीशन ने पाकिस्तानी सियासत में हलचल मचा दी है। ये रिपोर्ट गैर मुल्की नशियाती इदारे ने जारी की, जिसमें फौजी क़यादत और खुफिया एजेंसियों की कारकर्दगी को निशाना बनाया गया है। बाज़ हल्के ये सवाल उठा रहे हैं कि ये रिपोर्ट तो हुकूमत के पास थी, जनवरी में ये रिपोर्ट हुकूमत को दे दी गई थी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इसे जारी नहीं किया और ना ही निगरान हुकूमत ने जारी किया, लेकिन मुस्लिम लीग की हुकूमत के आते ही इस रिपोर्ट को किसी ने लीक कर दिया और ये रिपोर्ट गैर मुल्की नशियाती इदारे को पहुंचा दी गई। क्या इसका मकसद अस्करी क़यादत को दबाव में लाना है? ये पहली मरतबा नहीं हुआ, वैसे तो इससे पहले भी हमूदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट इंडिया के ज़राए अबलाग के जरिए ही पाकिस्तान तक पहुंची थी। इस रिपोर्ट में भी फौज के खिलाफ मवाद था, उनकी कारकर्दगी के खिलाफ एतराज़ात थे। एबटाबाद कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के मुताबिक उन्होंने तो ये रिपोर्ट हुकूमत के हवाले कर दी थी और इस रिपोर्ट को जारी करना या ना करना इसका फैसला हुकूमत ने करना था। लेकिन बाज़ हल्के ये भी कह रहे हैं कि अगर ये रिपोर्ट लीक भी की गई है तो इसका ज़्यादा जो अहम इसका बुनियादी सवाल वो है जो एबटाबाद में हमले के हवाले से थे और अभी तक पूरी दुनिया हुकूमत की जानिब देख रही है, उन सवालात के जवाब नहीं मिले। ये सारा मामला क्या है, इस पर आज हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। ये बयान फरमाइएगा कि जो ये रिपोर्ट लीक की गई है, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इस मौके पर इसको रिलीज़ करना इस बात की निशानदेही करता है कि सिविल हुकूमत और जो हमारी अस्करी क़यादत है उनके दरमियान कुछ इख्तलाफात मौजूद हैं और बज़ाहिर ये दबाव में लाना मकसूद है फ़ौजी क़यादत को। देखें समी साहब, अगर हम इस मौके पे भी इन्हीं हालात में जकड़े रहे कि हमने एक दूसरे पर ब्लेम गेम करनी है और इसको सियासियात की नज़र और भेंट चढ़ा देना है, तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट मामला होगा। पहली बात ये कि ये रिपोर्ट बहुत देर से हैंड ओवर की जा चुकी थी और ये पिछली हुकूमत के हवाले कर दी गई थी जनवरी में, जैसे आपने फरमाया, और आम हालात में इस रिपोर्ट को पब्लिक तक पहुंचना था। ये पब्लिक्स राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत पब्लिक का हक है कि उन तक मामलात जो हैं पहुंचाए जाएं। आपने बिल्कुल सही कहा कि हमूदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट के साथ क्या हुआ, ओजड़ी कैंप कमीशन रिपोर्ट के साथ क्या हुआ, और ये हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है कि जितने भी कमीशंस और जिस तरह भी हम रिपोर्ट्स और इन्वेस्टिगेशंस के साथ डील करते हैं, और यही वजह है कि हम अपने माजी से कभी नहीं सीख पाते, क्योंकि हर चीज़ को छुपा दिया जाता है। हम ये समझते हैं कि इससे इदारे जो हैं उनकी कोई तज़हीक होगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। 9/11 को देखिए, इतने बड़े पैमाने पे फेलियर हुआ और उसके फ़ौरन बाद बाकायदा इन्वेस्टिगेशन हुई और एक ह्यूज रिपोर्ट उसके ऊपर शाया की गई और आज वो पब्लिक इंफॉर्मेशन का हिस्सा है। और उन्होंने चूंकि अपनी जो कारकर्दगी थी उसका एक जायज़ा लिया, उसके तहत आप देखिए 9/11 दोबारा नहीं हुआ। लेकिन तो शाहिद लतीफ़ साहब, ये जो 9/11 कमीशन की रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, ये तो गवर्नमेंट ने खुद जारी की और इस मामले को बड़ा ट्रांसपेरेंट बनाया। हमारे यहाँ तो ये जो सारी रिपोर्ट्स हैं, जो कमीशन बनते हैं, ना उनकी रिपोर्ट्स आती हैं और अगर उसके कुछ हिस्से मिलते भी हैं तो वो बैनुल अक़वामी मीडिया के थ्रू मिलते हैं और फिर ख़ास मखसूस हालात में उस वक्त मिलते हैं जब शायद उनको जारी करने का कोई मकसद हो। जी, मैंने यही कहा ना जी, यही अर्ज़ किया कि ये मैं आपकी बात को किसी हद तक तस्लीम करने को तैयार हूँ, मगर इस वक्त इस रिपोर्ट का आना, मैं ये समझता हूँ कि बजाय इसके कि हम ये कहें कि कौन किसको लेट डाउन करने की कोशिश कर रहा है, हमें देखना ये चाहिए कि ये एक रिपोर्ट आई है और वाकई ये लीक हुई है। ये गवर्नमेंट का काम था इस रिपोर्ट को शाया करना। इसकी वजह क्या है, मेरा नहीं ख्याल कि हमें उसके अंदर जाना चाहिए कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस, आपको पता है कि पहले ही इस मुल्क में एक बहुत सेंसिटिव मामला रहा है। हमें देखना यह है कि ये रिपोर्ट क्या है और इसके अंदर क्या वाजे किया गया है और इस स्टेज पे हमें अपनी गलतियां जो भी सामने आई हैं उनको कैसे करेक्ट करना है।
आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। अच्छा, ये बयान कीजिएगा कि वाकई जो सवालात थे जिनके लिए ये कमीशन बनाया गया था, जिसमें एक बड़ा सवाल दुनिया हमसे पूछ रही थी कि ओसामा बिन लादेन इतने साल तक वहाँ पर रहे और किसी को खबर नहीं हुई, और फिर जो कमीशन की जो रिपोर्ट आई है, जो लीक भी हुई है, उसमें किसी को तो मुर्द इल्ज़ाम ठहराया ही नहीं गया। सिर्फ जो हमारी अस्करी क़यादत है और सिविल क़यादत के ऊपर ये कहा गया है कि ये कौम से माफ़ी मांगे और बतौर हेड्स उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है, लेकिन पिन पॉइंट नहीं किया गया कि कौन कौन से वो लोग थे जिन्होंने ओसामा बिन लादेन को यहाँ पे फैसिलिटेट किया। देखें, एक बात तो तय है कि इंक्वायरी की रिपोर्ट में बड़ा क्लियरली लिखा गया कि ये मैसिव इंस्टीट्यूशनल कंप्लेसेंसी, नेग्लिजेंस और टू सम एक्सटेंट इनकॉम्पिटेंस है। तो जब आप पूरी स्टेट मशीनरी की बात करते हैं तो उसमें सिविल और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन सब शामिल हैं, और उन्होंने ये कहा कि हमने किसी को भी जो है उसको इसमें से बरी नहीं किया। तो एक चीज़ तो तय हो गई कि सारी इंस्टीट्यूशंस इसमें शामिल हैं और बाकायदा एक सिस्टेमिक फेलियर है, कलेक्टिव फेलियर है। उसमें इंटेलिजेंस भी है, उसमें आपकी सिविल मिलिट्री एजेंसीज भी हैं, उसमें आपके सिविल मिलिट्री इदारे हैं, लिहाजा किसी एक को पिन पॉइंट यहाँ नहीं किया जा रहा। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये सिस्टेमिक फेलियर है तो क्या हमें इसके एनालिसिस नहीं करने चाहिए। मैं जहाँ तक समझता हूँ वो ये है कि ये सिस्टेमिक फेलियर इसलिए हुआ कि देखें, नेशनल लेवल पे हमारी कोई सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं है, कोई ऐसी पॉलिसी जिसके अंदर नेशनल एजेंसीज जिनकी जिम्मेदारी है नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करना, वो जब इकट्ठे बैठेंगे नहीं, उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, उनकी आपस में एक दूसरे के साथ जो जिम्मेदारियां और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो तय नहीं होगी, तो फिर आप आगे कैसे चलेंगे। मुख्तलिफ एजेंसीज हैं, आज भी हम बैठ के यही रोते हैं कि उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है। इसलिए बिट्स एंड पीसेस में हर एजेंसी अपना काम करती है और दूसरी एजेंसी से अपना जो इंफॉर्मेशन है और इंटेलिजेंस है उसको छुपाती है। कोई ऐसा इदारा नहीं है। आपको मालूम है कि नेक्टा के साथ क्या हुआ, यानी एक फर्द वाहिद ने ये समझ कर कि ये एजेंसी पूरी की पूरी उसके अंडर होनी चाहिए, उसने इस एजेंसी को बनने ही नहीं दिया। अच्छा शाहिद साहब, ये आप बिल्कुल जिस आप फेलियर की बात कर रहे हैं, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं, इस पे ज़रूर कमेंट कीजिए कि ये पहले ऐलान हुआ कि 12 जुलाई को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगी दहशत गर्दी के खिलाफ एक हिकमत अमली बनाने के लिए। पहले ये कहा गया कि आर्मी चीफ नहीं आएंगे, फिर ये कहा गया कि आर्मी चीफ आएंगे, अब ये कहा जा रहा है कि वो कॉन्फ्रेंस ही नहीं हो रही। तो ये जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है हमें आगे चलकर कोई बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही। देखें, यही मैंने कहा ना जी कि ये है वो सिविल मिलिट्री रिलेशंस का हिस्सा जिसके तहत हम अभी तक टूट फूट का शिकार हैं। और हम कहाँ पहुँच गए। दहशतगर्दी ने आज जिस भयानक हद तक एक रुख इख्तियार कर लिया है, और देखिए जैसे मैंने आपके सामने अमेरिका का नाम लिया, 9/11 नहीं होने दिया। इंग्लैंड में प्रॉब्लम हुआ, उन्होंने वो किस्सा रिपीट नहीं होने दिया। इंडिया में इश्यू आया बॉम्बे वाला, उसके बाद वो किस्सा रिपीट नहीं होने दिया। श्रीलंका ने डेकेड्स लगाई मगर अल्टीमेटली इस पर काबू पा लिया। हम कितने सालों से इस मुसीबत और इस मुश्किल का शिकार हैं, मगर मजाल है कि हम इकट्ठे एक टेबल पे बैठें, मजाल है कि हम कोई एक नेशनल लेवल पे एजेंसी बनाएं, मजाल है कि एंटी टेररिज्म लॉज जो 3 साल तक पार्लियामेंट में पड़े रहे उन पे हम साइन ना कर सके, जो लॉज इम्प्रूव करने की ज़रूरत है हमने वो इम्प्रूव नहीं किए। तो यानी हमारे यहाँ संजीदगी का आलम यह है कि आम लोग मर रहे हैं, मगर जिन्होंने उनकी जानें बचानी हैं, और जब स्टेट लोगों की जानो माल की हिफाजत नहीं कर सकता तो उसको हुकूमत करने का क्या हक है। यह बहुत क्लियर बात है। लिहाजा एक सर्द मोहरी वाला मामला है, और आज भी जब ये रिपोर्ट आई है तो हमें फौरी तौर पर इसको संजीदगी से देखना होगा, बैठना होगा। इसके अलावा इसका कोई चारा नहीं है। हमें नेशनल पॉलिसी बनानी है, हमें नेक्टा टाइप एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी है। जिन मुल्कों ने इस मुसीबत पे काबू पाया है उन्होंने सब यही किया है और वो मॉडल हमारे सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया शाहिद लतीफ़ साहब जो कह रहे थे कि ये बहुत निहायत अहम है कि हम बैठकर ये देखें कि ये रिपोर्ट में है क्या। ये सवाल नहीं ज़रूरी कि रिपोर्ट किस तरह और किसने लीक की, जो एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है हमारी सिविल और मिलिट्री लीडरशिप में, उसको ख़त्म होना चाहिए और मिलकर एक ऐसी पॉलिसी बनाना होगी जो दहशतगर्दी को ख़त्म कर सके, जो हमारे मसाइल का हल तलाश कर सके। नाजरीन हमारे साथ रहिए, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस स्टोरी पर। साबिक चेयरमैन ओगरा तौकीर सादिक कहते हैं करप्शन नहीं की, नैब उनसे जबरदस्ती इकबाल जुर्म करवा रहा है।
ओगरा के साबिक चेयरमैन तौकीर सादक आज उनको नैब की अदालत में पेश किया गया। उन पर इल्ज़ाम है कि सबसे पहले उनकी जो तैनाती थी वो मेरिट पर नहीं हुई थी और फिर जब वो ओगरा के चेयरमैन थे तो कौमी ख़जाने को 82 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन आज नैब अदालत में तौकीर सादक ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की। उन्होंने कहा कि उनको फंसाया जा रहा है। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि नैब हुक्काम उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, उन पर तशद्दुद किया गया है और उनसे बयान ऐसा लिया जा रहा है जिसमें यह साबित हो कि उन्होंने करप्शन की है, लेकिन उनका अदालत में यह कहना था कि उन्होंने करप्शन नहीं की। ये सारा मामला क्या है, आज इस हवाले से उनके भाई तनवीर सादिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम तनवीर साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया समी साहब। तनवीर साहब ये बताइए, आज तौकीर सादिक साहब ने यह कहा कि उन पर करप्शन के चार्जेस नहीं है, तो ये बड़ा सवाल ये है यहाँ पर कि अगर उन्होंने करप्शन नहीं की थी तो फिर वो मुल्क से भागे क्यों? ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जी। तौकीर 4 साल के लिए चेयरमैन था, कुछ इख्तलाफात की बना पे उसे हटाया गया। इख्तलाफ उसके गवर्नमेंट से कम थे, लेकिन एक माफिया है जो पेट्रोल और CNG में काम करता है और वो इस कदर इन्फ्लुएंशियल है कि गवर्नमेंट्स में उनका बहुत अमल दखल होता है। उसके पपेट के तौर पे तौकीर ने काम करना पसंद नहीं किया, चुनाचे उसे हटाया गया। हटाने के बाद जब उसे कहा गया कि तुम ये इस तरह कर रहे हो तो उसने कहा कि तुम मेरे बाद जो करना चाह रहे हो ना, मैं उसे डिस्क्लोज कर दूँगा। चुनाचे उसे डराया गया और इस कदर डराया गया, नैब साथ इन्वॉल्व थी, उसे भगाया गया। मैं इन्वॉल्व इसलिए कह रहा हूँ, बड़ी सिंपल सी बात है। नैब ने पिछले 1 साल में हमारे साथ जो किया है ना, वो बस बगौल सागर के जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा याद नहीं। 40 अकाउंट तौकीर के नाम पे बंद हुए, जिनमें 7 तौकीर थे, बाकी सारे हम भाइयों के थे। और कौन से अकाउंट थे? जो 90 में खोला 92 में बंद हो गया, वो भी शो हो रहा था। जो 94 में खोला 95 में बंद हो गया, वो शो हो रहा है। जो कार लोन थे वो शो हो रहे हैं। क्रेडिट कार्ड वो अकाउंट्स रेगुलर अकाउंट शो हो रहे हैं। यहाँ पर तनवीर साहब आपकी बात बिल्कुल सही है। ये बताइएगा कि अगर आपकी कोई माफिया थी, कोई लोग आपको डरा रहे थे, तो क्या वो उसके लिए मुनासिब नहीं होता कि वो अदालत में जाके बयान करते कि ये लोग उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन वो जिस चोरी छुपे जिस अंदाज में यहाँ से फरार हुए, तो उसमें तो ये बात एक ऐसा लगता है कि जैसे कोई आदमी जिसने जुर्म किया हो सजा से बचने के लिए भाग रहा है। मैं थोड़ा सा इसमें माजरत चाहूँगा कि मैं खुल के बात बातें नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ उसे गिला अदालतों से भी था। आप अगर उसकी वेबसाइट पे चले जाएं, तौकीर सादिक facebook.com पे, और नैब का IO ओपनली कहता है कि फलां बंदे ने मुझे कहा कि उसे लटका देना है, तो मैं कर रहा हूँ, और वो डरता भी नहीं। उसने, आप उसे देखें कि वो जो उसके खिलाफ रेफरेंस फाइल हुआ है, उसमें नैब के बाद जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने कहा कि ये रेफरेंस नहीं बनता, लेकिन उसने उन्हें भी धमकाया और अपनी मर्जी से रेफरेंस दिया। और रेफरेंस क्या है, आपने शायद देखा हो, मैंने कॉपियाँ दी हैं दोस्तों को। 82 अरब का नाम लेते हैं, 36 अरब दीवान पेट्रोलियम के नाम पे उसने तौकीर ने गबन किया। कहते हैं कि सल्सबील जो वेल हेड है उसकी कोई प्राइस इसने इंक्रीज़ की है 3.8, वो सुप्रीम कोर्ट ने इंक्रीज़ की है। और सबसे मज़े की बात यह है कि कहते हैं कि ये इलीगल तो हुआ है, 36 अरब उसके खाते में हमने डाल दिया, लेकिन चूंकि डिस्पर्समेंट नहीं हुई इसलिए इसे रिकवरी में शामिल कर लें। भाई जो डिस्पर्समेंट नहीं हुई वो तौकीर कैसे खा गया? अच्छा ये बताइए तनवीर साहब, ये एक सवाल है, अगर आप इसका जवाब देना चाहें तो। आप जिक्र कर रहे हैं कि माफिया है, बड़े बाअसर लोग हैं, आज उन्होंने भी यही कहा अदालत में। क्या आप इस पोजीशन में हैं कि उन लोगों के नाम बयान कर सकें जो मजबूर कर रहे हैं, जो स्ट्रॉन्ग माफिया है जिसने इनको सादिक साहब को इस इल्ज़ाम में फंसाया है? उसे OSD जब बनाया गया, उसके बाद बहुत से काम जो नहीं हो रहे थे जिसकी वजह से उसे OSD बनाया गया। चेक कर लें किस किस ने कौन से काम किए और कैसे किए, सारी बात क्लियर हो जाएगी। उस माफिया ने उस दौर की इंक्वायरी रुकवाई है, वो नहीं होने दे रहे। अगर वो हो जाए तो सारी बात क्लियर हो जाएगी।
अब आप समझते हैं कि आपके भाई अदालत में उस माफिया का नाम लेंगे? उसे लेना चाहिए। उसकी वजह जो करप्ट आदमी है उससे तो माफ करना गुनाह कबीरा है, उससे जरूर सजा मिलनी चाहिए, इस पर कोई दो राय नहीं है। वो मेरा भाई भी अगर गलत है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन वो कहाँ गलत है ये को साबित तो करे। ये जितनी चीज़ें हैं वो क्या, उसने 82 अरब है, 82 अरब की सारी एंट्रीज फेक हैं। उसके 40 अकाउंट थे जिसको अरबों रुपए आए, सारे फेक है। वो सारे अकाउंटों में जो भाइयों के 3 लाख से कम रकम है। अब 3 लाख से जज साहब ने एक दिन क्या कि 82 अरब की तुम बात कर रहे हो तो ये अकाउंट है, तो देखो ये कहाँ पेश करोगे और शर्मिंदा होगे। तो कहते हैं अच्छा फिर अच्छा। ये वो मुझे 1 साल हो गया मेरा। ये बयान फरमाइएगा कि जो उनकी तैनाती थी, ये भी कोर्ट ने कहा, ये भी सामने बात आई कि वो मेरिट पर नहीं थी और गालबन वो इसके अहल भी नहीं थे। तो अगर उन्होंने कोई गलत काम नहीं करना था तो इस तैनाती को उन्होंने एक्सेप्ट क्यों किया? देखिए, मैं कोर्ट के बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता। यहाँ वो MP1 में पोस्टिंग उसकी हुई है, उससे पहले वो वाह में MP1 ही में काम कर रहा था, उससे पहले वो ओगरा का रजिस्ट्रार रहा है। कोई पाकिस्तान में वो ऐसा आदमी मुझे दिखा दें जो उससे ज़्यादा इस फील्ड में एक्सपीरियंस्ड है। कोई ऐसा बंदा आप बता दें जो लॉ ग्रेजुएट भी साथ है। ही वॉज द ओनली मैन जो बेसिक क्वालिफिकेशन थी लॉ ग्रेजुएट होना और एक्सपीरियंस्ड होना। कोई दूसरा बंदा मुझे प्रोड्यूस करके दिखा दे। बाकी कोर्ट बेहतर फैसला जानता है और वो करना जानता है। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर सादिक साहब, जो ये कह रहे थे कि उनके भाई को, तौकीर सादिक को, एक माफिया ने फंसाया है। उनके भाई ने कोई जुर्म नहीं किया और अदालत में दूध का दूध पानी हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक बड़ी स्ट्रॉन्ग माफिया है, आगे चलकर यकीनन उनके भाई उस माफिया के नाम अदालत को बताएंगे। नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस स्टोरी पर। चीन के साथ मुआहदों पर दस्तखत तो हो गए, सरमाया कितना और कब आएगा? वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ चाइना के दौरे के बाद वतन वापस पहुंच चुके हैं। इस दौरे में उन्होंने मफाहमत की कई याददाश्तों पर दस्तखत किए और मुस्लिम लीग कायदीन इसे एक कामयाब तरीन दौरा करार दे रहे हैं, क्योंकि उनका यह कहना है कि अब पाकिस्तान में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होगी, ख़ास तौर पर गवादर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाया जाएगा और इसके साथ साथ एनर्जी के भी कई प्रोजेक्ट्स साइन हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि नंदीपुर प्रोजेक्ट जो है पंजाब में वो भी रिवाइव हो गया। लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये सारी मफाहमत की याददाश्तें, अभी कुछ टाइम लगेगा जब ये एग्रीमेंट इस हवाले से पूरे बनाए जाएंगे और फिर ये देखना है कि ये इन्वेस्टमेंट कब आती है। अपोजिशन ये इल्ज़ाम लगा रही है कि बलूचिस्तान और पंजाब के वज़ीर आला को तो मियाँ साहब साथ ले गए, लेकिन सिंध के वज़ीर आला को साथ नहीं लेके गए। हालांकि सिंध में कोल के बड़े रिजर्वायर हैं और चाइना इन रिजर्वायर को एक्सप्लोर करने में बड़ी मदद दे सकता है। दुनिया न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन रऊफ क्लासरा वज़ीर-ए-आज़म के साथ चाइना में थे, दौरे में थे। उन्होंने सारा वो मामला देखा, किस तरीके से पाकिस्तान और चाइना के कायदीन के दरमियान गुफ्तगू हुई। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं और इसी दौरे के हवाले से उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रऊफ क्लासरा साहब। जी वालेकुम रऊफ साहब जी, रऊफ साहब, ये बड़ा कामयाब दौरा करार दिया जा रहा है, मुस्लिम लीग नून के कायदीन कह रहे हैं और बज़ाहिर लग भी ऐसा ही रहा है कि कई मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हुए। ये बयान कीजिएगा कि चाइनीज़ ने भी तो कुछ तवक्कुआत लगा रखी होंगी पाकिस्तानियों से। समी, ये बिल्कुल मेरा ख्याल है ये इनका जेन्युइन एक क्लेम बनता है नवाज शरीफ साहब का या उनकी जो टीम गई थी कि ये दावा कर सके। हमें भी नज़र आया 4 दिनों में कि चाइनीज़ क़यादत ने एक बेपनाह रिस्पांस दिया है और हमने इनको बिजी ही देखा, नवाज शरीफ साहब हो या इनकी टीम हो। और पर्टिकुलरली मैं कहूँगा बड़े अरसे बाद कि पाकिस्तान के प्रीमियर गए हैं जो आप कह सकते हैं किसी सीरियस एजेंडा के साथ गए और उनको चाइनीज़ क़यादत ने भी एक सीरियस एटीट्यूड के साथ ट्रीट किया है। और हम देखते रहे कि उनकी एक दिन में खासी मसरूफियात रही हैं और संजीदा किस्म की थी और टू द पॉइंट थी। हमें कहीं पे नज़र नहीं आया उनको कोई आराम का टाइम मिल रहा है उनके डेलीगेशन को। ये ज़रूर है जो बातें आप कह रहे हैं कि उसमें कुछ और लोगों को शामिल होना चाहिए था। मैंने अपने कॉलम में भी ये बात लिखी थी कि नवाज शरीफ साहब को बड़ा डेलीगेशन लेके जाना चाहिए था। इससे बचत नहीं हुई जिस तरह का वो ये मेरा ख्याल काम कर रहे थे कि आप अपने जहाज़ में सिर्फ 12 के करीब लोग अब लेके जाएँ, कुछ फैमिली मेम्बर्स होंगे, दूसरे इंपॉर्टेंट जो लोग जैसे आप भी कह रहे हैं KPK के वज़ीर आला को ले जाना चाहिए था या इनको वहाँ पे सिंध के यस कोल पे बहुत बड़ी बात हुई है। जो कोल से वहाँ पे चाइनीज़ कंपनीज़ हैं जो अपने पावर पैदा कर रही हैं
एक ब्रीफिंग दी गई है और मैं समझता हूँ उसमें सिंध के वज़ीर आला का होना ज़रूरी था जो मिसिंग थे, और सिर्फ लग रहा था जहाँ पे कि ये पंजाब का शो है शायद, या किसी हद तक गवादर का ज़्यादा शो है। तो वो इंप्रेशन मेरा ख्याल है थोड़ा सा नवाज शरीफ साहब की टीम के लिए अच्छा नहीं रहा होगा कि सिर्फ आप पंजाब को फोकस कर रहे हैं। जितने भी प्रोजेक्ट्स से कि आपके MOUs, एक दो तो मेजर बड़े MOUs हुए जो गवादर पे हुए, जो पाकिस्तान के साथ हुए हैं, दूसरे जितने भी आपको MOUs लगेंगे ट्रेनिंग से रिलेटेड हैं, सैलाब से रिलेटेड हैं, या पावर के ये कुछ प्रोजेक्ट हैं, जैसे नंदीपुर का कहा आपने, वो पंजाब में ज़्यादा है। नंदीपुर का एक का आपको ये भी बताते जाएं, जो 22 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था, अब हुकूमत पाकिस्तान एग्री कर गई कि हम आपको 35 बिलियन रुपीज़ मजीद देंगे, एस्केलेशन कास्ट कह लें, जुर्माना कह लें। सो एक तरह का 35 अरब रुपया भी हम उनको, ये चाइनीज़ कंपनी को ज़्यादा पे करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ समीर साहब कि इसमें बहुत सारी डेफिशिएंसीज रही होंगी, पहला दौरा था, और नवाज शरीफ साहब बड़े अरसे बाद क्योंकि पावर में आए हैं, ये हो सकता है प्रॉपर तरीके से तैयारी नहीं की गई, या उनके जहन में नहीं था किन किन लोगों को लेके जाना चाहिए था। जब आप पावर के इतने बड़े प्रोजेक्ट्स अब साइन कर रहे हैं, या MOUs साइन कर रहे हैं, तो ख्वाजा आसिफ साहब का होना चाहिए था, या दूसरे कुछ लोग, मैं समझता हूँ पार्लियामेंट से भी इनको कुछ लोग लेके जाने चाहिए थे, इनको वजीरों में से भी कुछ लोग लेके जाने थे, एक्सपोजर देना चाहिए था। ये बताइए, ये बयान कीजिए कि अब पाकिस्तान का एक पावर क्राइसिस है और ये एक दौरा चीन का बड़ा कामयाब हुआ, 18 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की भी बात हो रही है, यानी जो आएगा इन प्रोजेक्ट में रकम आएगी। ये बताइए आप क्या समझते हैं कि कब तक जो चाइना अपने इन तमाम जो MOUs हैं उनको मटेरियलाइज करने की पोजीशन में आएगा, कितना टाइम देते हैं आप? ये समय मैं इसका जवाब देता हूँ। इससे पहले आपने एक और अपने पहले सवाल में बड़ा एक अहम नुक्ता उठाया था जिसको मैं थोड़ा सा एड्रेस करता जाऊँ। आपने कहा था कि उनकी चाइनीज़ की क्या हमसे एक्सपेक्टेशन है, बड़ा अहम सवाल है आपका, और चाइनीज़ की वाकई हमसे बहुत एक्सपेक्टेशन है। बल्कि जब ये लास्ट डे हमारी भी मियां नवाज शरीफ साहब एक क्रूज़ पे गए, उनके जो होस्ट थे उन्होंने उनके लिए क्रूज़ का अरेंजमेंट कराया कि आप जाएँ, उसमें एक उनका करीब में छोटा सा पानी की एक नहर चल रही थी कि क्रूज़ में जाएं, वहाँ पे अपने डेलीगेशन के साथ जाएं, तो वहाँ पे उनके कुछ लोगों से बात हुई, हमसे भी बातचीत हुई, तो मुझे भी फील हुआ कि मियां नवाज शरीफ साहब जो एक्सपेक्टेशन उनसे डेवलप कर ली है चाइनीज़ ने, कि हम तो आपको जो सब कुछ देने को तैयार है, जो आपने मांगा है नहीं मांगा हम आपको वो भी दे रहे हैं। 18 बिलियन की एक जो पैकेज बनाया है, ये बहुत बड़ा पैकेज है। तो लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन जो दबाव में समझूंगा उन्होंने मियां साहब पे डाला भी है, जो कि ठीक डाला है। उन्होंने कहा कि हमसे तो आप इतनी सारी चीज़ें लेके जा रहे हैं, आपके मुल्क में दहशतगर्दी है, आप अभी तक 12 साल हो गए हैं कि आपके यहाँ टेररिस्ट की एक छोटी सी जमात है, आप उसको टैकल नहीं कर पा रहे, लोग आपके अपने मारे जा रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर मारा जा रहा है, या आपके वहाँ पे सियाह आते हैं वो मारे जा रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब ने बड़ी क्लियर बात की है वहाँ पर हम लोगों से क्रूज़ पे खड़े होकर। उनका कहना था कि अगर ये नांगा परबत जैसा कोई एक वाकया मजीद हो गया तो तमाम की तमाम जो इन्वेस्टमेंट उनकी एफर्ट्स चाहे चाइनीज़ की हैं चाहे उनकी अपनी ये ज़ाय चली जाएंगी। ये खुद उन्होंने बात की, दबाव है उनको बेपनाह मियां साहब पे। वो ये समझते हैं कि चाइनीज़ साइड ने जो कुछ करना था कर दिया है, अब देखना ये है क्या पाकिस्तान कुछ कर सकता है नहीं कर सकता। और मियां साहब को लग रहा था कि शायद ये पाकिस्तान वाला एजेंडा है वो बहुत मुश्किल है। उसमें उन्होंने कहा कि मैं जो फ़ौज के सरबराह को बुलाएंगे, सीक्रेट एजेंसीज को बुलाएंगे, पॉलिटिशियन को बुलाएंगे, उनके जहन में कुछ थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है। लेकिन चाइनीज़ चाहते हैं कि इसको एज अर्ली एज पॉसिबल करें। पाकिस्तान से ज़्यादा चाइनीज़ इस वक्त जोर दे रहे हैं। उन्होंने जो टाइम लिमिट रखी है और ये जो MOU साइन हुए हैं इनको जो नाम दिया है, मेरी कुछ वज़ीर आज़म के स्टाफ से बात हुई जो कंसर्न है, वो ये कहते हैं ये कोई उसके दरमियान की चीज़ तय की है इन्होंने कि आपके फॉर्मल एग्रीमेंट MOUs के एक तरह का 2-3 महीने के अंदर अंदर इन्होंने फाइनलाइज करना है। अगले 2-3 माह के अंदर इन्होंने ये कराची से लाहौर मोटरवे की फिजिबिलिटी तैयार करनी है। हाँ, सो फास्ट ये ट्रैक पे चाहते हैं। और तीसरा जो बड़ा चैलेंज वो बता रहे हैं पाकिस्तान को वो है ब्यूरोक्रेसी का। और मैं समझता हूँ ब्यूरोक्रेसी के लिए अच्छी खबर नहीं है। मियां साहब ने बड़ा वहाँ पे क्लियरली कहा कि हम ब्यूरोक्रेसी पे टफ जाएंगे, हमें सीनियर लोग नहीं चाहिए, हम उम्र के तकाजे में नहीं पड़ेंगे, ये क्योंकि उम्र में ये आपसे बड़ा है लिहाजा बैठा रहेगा। वो कहते हैं हम नौजवानों की टीम लाएंगे, नौजवान हम ब्यूरोक्रेट लाएंगे, गो गेटर्स की उन्होंने टर्म वगैरह यूज़ की जो आएँ और काम करके दिखाएं। अब देखना यह है कि जो नई ब्यूरोक्रेसी बैठी है क्या वो जो चेंजेस मियां साहब लाना चाहते हैं उसको रजिस्ट करती है या उनके लिए रास्ता खोली है। अच्छा रऊफ, एक और चीज जरूर जी, एक मैं आपसे जानना चाह रहा था, ये इस पूरे दौरे में जो सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है चाइना से, इसके हवाले से भी कोई बात हुई? इसमें बकायदा एक आप कह सकते हैं खामोशी रखी गई है जो हमें फील हुआ है। बल्कि जो हमारी गुफ्तगू मियां नवाज शरीफ साहब से उनके डेलीगेशन से कुछ हुई है और आखिरी दिन ही हुई उनसे ज़्यादा हुई है, वो ये है कि इस दफ़ा उनका जो फोकस रहा है वो ज़्यादा इकनॉमिक एजेंडे पे था। मियां साहब या चाइनीज़ कहीं पे इंप्रेशन नहीं देना चाहते थे कि आपको याद होगा माजी में जो भी वज़ीर आज़म जाता था सबसे बड़ा नारा ये मारता था कि पाकिस्तान और चाइना के
ये दिफाई मुआहदे हो गए, हम उनसे फ्रिगेट्स ले रहे हैं, हम उनसे जहाज ले रहे हैं, हम मिसाइल ले रहे हैं, बला बला बला। आपकी दफ़ा उन्होंने शिफ्ट को चेंज किया है। अगर आपको वाज़े नज़र आएगा कि पाकिस्तान का दिफाई मुआहदों की बात करने के बजाय, सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को ओपनली डिस्कस करने के बजाय इस दफ़ा बेहतर समझा गया है कि आप सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करें कि कैसे इससे जापान को, सॉरी, ये चाइना को फ़ायदा हो सकता है अगर ये गवादर तक इनको कॉरिडोर मिलता है, इकोनॉमिक पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हो सकता है। ये मेरा ख्याल है बड़े अरसे बाद हमें देखने में आया कि दोनों मुल्कों ने अपने फौजी ताउन पे फोकस करने के बजाय उन्होंने इकोनॉमिक कोऑपरेशन को ज़्यादा उजागर किया है, जो ये पाकिस्तान की भी ज़रूरत है ऑफ कोर्स। और जो बात समझ मुझे लग रही है कि हमसे ज़्यादा अर्जेंसी और ज़्यादा जो उसमें फ़ायदा है वो चाइना को है, क्योंकि चाइनीज ये समझते हैं अगर गवादर तक एक्सेस उनके हो जाते हैं, उन्होंने कहा है हम आपको वहाँ पे आलमी लेवल का एयरपोर्ट भी बना के देंगे, क्योंकि इनका जो ये फासला बनता है वो 8000 किलोमीटर है, जो अभी गल्फ को ये मार्केट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स, वो गवादर के जरिए उनको ये 5 से 6000 किलोमीटर फासला कम होने का उनको फ़ायदा नज़र आ रहा है, जिससे उनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ये बहुत कम हो जाएगी। लिहाजा चाइनीज़ ज़्यादा जल्दी में है पाकिस्तान से। इस वक्त पाकिस्तान अगर नहीं भी करना चाह रहा या लैप्सेज हैं, इसमें कह लें कि हम कंप्लेसेंट हम कौम हैं। एक चीज़ का मुझे है ये समझ जो मुझे लग रहा है कि हम शायद उस लेवल का रिस्पांस नहीं दे पाएंगे जिस लेवल का रिस्पांस चाइनीज़ क़यादत हमसे ये मांग रही है। पाकिस्तान के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, ये टेररिज्म को फौरी तौर पर ख़त्म नहीं कर सकते, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हम तैयार नहीं है। जो चाइना हमने डेवलपमेंट चाइना में देखी है, एक चीज़ तो मैंने ये बड़ी क्लियरली देखी कि हम समझते थे शायद ये चाइनीज़ कौम है, पाकिस्तान में आती है और आप मेगा प्रोजेक्ट्स में करप्शन करते हैं। मेरा ये ख्याल है आप चाइनीज़ को विजिट करने के बाद एक करप्ट जो नेशन होती है वो कभी भी आके इस लेवल की तरक्की नहीं कर सकती। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ क्लासरा, जो कह रहे थे कि ये जो दौरा था वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का, इसमें ज़्यादा फोकस पाकिस्तान की मईशत के हवाले से था और ऐसे मंसूबों पर बात की गई जिससे पाकिस्तानी मईशत अपने पाँव पर खड़ी हो सकती है। लेकिन उनका ये भी कहना था कि इसमें चाइनीज़ लीडरशिप हमें बहुत ज़्यादा सरगर्म नज़र आई और पाकिस्तान की निस्बत चाइनीज़ ज़्यादा पुरजोश थे, क्योंकि वेस्टर्न जो चाइना का सूबा है उसको जब लिंक किया जाएगा पाकिस्तान के ज़रिए गल्फ स्टेट के साथ, तो चाइना की भी तरक्की होगी और उसका बेनिफिट यकीनन पाकिस्तान को भी मिलेगा। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस स्टोरी पर। जब डॉक्टर्स ही दरिंदे बन जाएं तो वालिदैन बीमार बच्चियों को लेकर कहां जाएं? क्या कोई इस मर्ज का इलाज कर सकता है? डॉक्टर्स को मसीहा समझा जाता है। लोग डॉक्टर्स पर एतमाद करते हैं, अपनी खवातीन और बच्चियों को इलाज मुआलजे के लिए उनके पास लेकर जाते हैं। लेकिन अगर ये मसीहा उनको उनके ज़ख्मों पर वहाँ मरहम रखने की बजाय अगर उन्हें मज़ीद ज़ख्मी करने की कोशिश करें तो ये लोग अपनी बीमार बच्चियों को लेकर कहाँ जाएं? एक ऐसा ही वाक़या हुआ फैसलाबाद में, जहाँ पर एक डॉक्टर ने ऐसा काम किया जिसने तमाम डॉक्टर्स के सर शर्म से झुका दिए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि डॉक्टरों की एक बहुत बड़ी तादाद दयानतदारी से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है, लेकिन कुछ ऐसी काली भेड़ें उनकी सफ़ों में मौजूद हैं जो इस मुक़द्दस पेशे को बदनाम कर रही हैं। ये वाक़या फैसलाबाद में हुआ, जहाँ जड़ावाला रोड पर रहने वाली उल्फत नसीम नामी लड़की जो 9वीं जमात की तालिबा थी, अपने पेरेंट्स के हमरा सिविल हॉस्पिटल फैसलाबाद गई अपना इलाज कराने के लिए। वहाँ डॉक्टर्स ने उन्हें यह कहा कि इस बच्ची को हॉस्पिटल में दाखिल कराने की ज़रूरत है। पेरेंट्स ने बच्ची को दाखिल कराया, वहाँ पर उसके साथ ज़्यादती हुई। न सिर्फ ये बल्कि फिर ये कहा गया कि उसको किसी और हॉस्पिटल शिफ्ट करना है, जिसके बाद 2 दिन तक वो बच्ची अपने घर वालों को नहीं मिल सकी। बाद में वो अपने घर वालों से मिली। अब इतलात ये हैं कि वहाँ पर एक FIR दर्ज की गई है और जो इब्तदाई रिपोर्ट है उसमें ये बात साबित होती है कि उस लड़की के साथ ज़्यादती की गई। इस मजलूम लड़की उल्फत नसीम की वालदा ने हमारे साथ थोड़ी देर कबल गुफ्तगू की। आइए आपको सुनाते हैं कि इसकी वालदा का क्या कहना था। डॉक्टर का नाम भाई नासिर बेग है, डॉक्टर नासिर बेग। जुमे वाले दिन अस दवाई लैन गए, मेरा बेटा असद मुमताज़, अनीला, मैं उसकी अम्मी गए। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਉਹ ਡੋਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਤਮਾ ਵਾਰਡ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਆਂਦਾ ਆ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਬੀਬੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾ। ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਸਦ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਮੈਂ ਗਈ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜਰਕਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਾਉਣੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਈ ਉੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਾ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਈ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਾਜਨਾਸ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ।
अबू व नदाया कोई निगार। ये सारी सूरत हाल पर हम अब बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ समाजी वर्कर समर मिनल्ला साहबा। अस्सलाम वालेकुम समर साहबा। जी अस्सलाम वालेकुम। समर साहबा, ये आपने ये वाक़या हुआ और ये क्या ये मुआशरा इतना बेहिस हो गया है कि जहाँ जो मसीहा हैं वो भी अब बजाय ज़ख्मों पर मरहम रखने के ज़ख्म दे रहे हैं, और ये जो हमारी माएँ बहनें बच्चियाँ अपने घरों से निकलती हैं काम के लिए या किसी अपने तालीम के लिए, तो ये एक वाक़यात में हम देखते हैं अब इस ट्रेंड में इजाफा हो रहा है। क्या कमेंट करेंगी आप? देखिए जी, ये जो ख़ास तौर पे अभी आपने जिस वाक़े की बात की है, इसमें हमें सबसे पहले तो मुआशरे के लेवल पे देखना चाहिए कि आखिर ये वाक़यात अगर होते हैं तो सबसे पहले तो उनको आइडेंटिफाई करना, उसके बारे में कहना कि हाँ ये मसला हमारी सोसाइटी में हो रहा है, वो पहला स्टेप है कि आप उस खामोशी, उस साइलेंस को किसी तरह से तोड़ें जो कि आप ये कहानी बता रहे हैं, ये सामने लाए। तो पहले तो हम आइडेंटिफाई कम अज़ कम करें कि ये हो रहा है और क्यों हो रहा है जी, उसका सोसाइटी की लेवल पे फिर से मैं कहूँगी कि हम हमेशा अगर कोई किसी किस्म की जुल्म या ज़्यादती होती है औरत के साथ, तो हर लेवल पे ये कोशिश की जाती है कि उस कहानी को छुपा दिया जाए, क्योंकि हम समझते हैं कि ये एक प्राइवेट मैटर है और हम इस बात को भूल जाते हैं कि ये एक तशद्दुद, एक फॉर्म ऑफ तशद्दुद है, एक जुल्म हुआ है जिसमें उस औरत या लड़की को भी इंसाफ की ज़रूरत है। तो पहले तो हमें अपनी इस सोच को बदलना होगा कि कहीं भी किसी किस्म की भी अगर ज़्यादती होती है औरत के साथ, तो उसके ख़िलाफ़ हमें आवाज़ उठानी होगी। और ये जो डर होता है कि लोग क्या कहेंगे या इस इशू को हम कहीं पब्लिक ना कर लें, तब तक हम उसके हल तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। और जो एक शेम का इसके साथ आंसर है कि लोग उस लड़की को फिर ताना देंगे, उसको एक बुरी नज़र से देखेंगे, तो उसमें हम सब का रोल सबसे पहले आता है जी कि हमें अपनी समर साहबा, पाकिस्तान की आबादी 51-52% ख़वातीन पर मुश्तमिल है, लेकिन हम देखते हैं हमारी जो सियासी जमातें हैं उनके मैनिफेस्टोज़ में हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती जिससे इनके हकूक़ की वाकई कोई हिफाजत की गारंटी दी गई हो या ये कहा गया हो कि हिफाजत की जाएगी। सिर्फ एक गुफ्तगू होती है, लेकिन अमली तौर पर हमें सियासी जमातें कुछ करती हुई नज़र नहीं आती। देखिए जी, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ख़वातीन के हकूक़ की तो बात करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा अलमिया है वो इम्प्लीमेंटेशन, जो कवानीन हमारे सामने हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, इन्फोर्समेंट की बात आती है। जैसे कि अगर कहीं किसी लड़की या खातून के साथ ज़्यादती हुई है किसी किस्म की भी, तो हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अभी इसी साल सलमान अकरम राजा और तायरा अब्दुल्ला का सुप्रीम कोर्ट में एक हेयरिंग हुई जिसमें बहुत अच्छे डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिए, ख़ास तौर पे रेप के केसेस के लिए। अगर उसके बारे में हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को पता चले, हमारे NGOs को पता चले, तो मेरे ख्याल से वो एक बहुत अहम हमारे सामने डायरेक्टिव्स सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, जिसमें कि ये अहमियत जो DNA का है उसका दिया गया है, जो सेफ गार्ड करना चाहिए एक विक्टिम को, कि ना कि हम उसी विक्टिम को फिर बुरा कहें, हम उसी को इल्ज़ाम दें, बल्कि उस लड़की को किस तरह से सेफ गार्ड करना चाहिए, ये सारे डिटेल में डायरेक्टिव्स दिए गए हैं कि सेक्शन जी। बताइए समर साहबा कि एक बहुत सारे जो मुल्ज़मान होते हैं वो हम देखते हैं बाज़ प्रोफेशनल्स भी होते हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लेकिन हमें ये नज़र नहीं आता कि जो प्रोफेशनल तंजीमें हैं वो भी अपने ऐसे मेंबर्स के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम उठाती हैं जो इस किस्म के अखलाकी जराइम में मुलव्वस पाए जाते हों। इस पर कुछ कमेंट करें कि जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको भी कुछ इस हवाले से पहल करनी चाहिए। देखिए जी, वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए मैं इसीलिए आपको कवानीन का एग्ज़ाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि जब तक बड़े लोग इन कवानीन के ज़द में नहीं आएंगे, तब तक किसी भी लेवल पे सोसाइटी में
इसका असर नहीं होगा कि ये एक डिटेरेंट है। किसी किस्म की भी सज़ा तब डिटेरेंट होगी अगर हमारे सामने कोई एग्जाम्पल्स हों जहाँ के लोगों को सज़ा दी गई है। अगर किसी भी एक इदारे में अगर डॉक्टर्स हैं, अगर वकील हैं, अगर वो सब मिलके अपने ही लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे तो फिर तो किसी को सज़ा नहीं मिलेगी। तो जो कवानीन है वो हर किस्म की सियासत से बालातर हों, और जब लोगों को सज़ाएं मिलनी शुरू होंगी तो तब ऑटोमेटिकली सोसाइटी में उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट। बहुत शुक्रिया समर मिनल्ला साहबा, जो कह रही थी कि ये अफसोसनाक वाक़यात उस वक्त तक होते रहेंगे जब तक कवानीन का मुकम्मल तौर पर इन्फोर्समेंट नहीं की जाएगी और जो मुल्ज़मान हैं, जो मुजरिम हैं, जब तक उन्हें सज़ा नहीं दी जाएगी। इसके लिए नहायत ज़रूरी है कि प्रोफेशनल तंजीमें भी अपने कंडक्ट में, कोड ऑफ कंडक्ट में इस बात को लेके आएँ कि उनके जो मेंबर, जो अरकान इस हवाले से किसी भी इल्ज़ाम में पाए गए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फैसलाबाद का ये वाक़या जिसने तमाम डॉक्टर्स के सर झुका दिए हैं, अभी तक वो डॉक्टर गिरफ्तार नहीं हुआ, अभी तक अपनी ड्यूटी पर है। नाजरीन, यहाँ पर हमारा प्रोग्राम ख़त्म होता है। अपना और अपने साथियों का ख्याल रखिएगा। कल इस वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी टॉप स्टोरी में। अल्लाह हाफिज़।